हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा जीडी का प्रैक्टिस सेट, इससे पहले हमने कई जीडी का प्रैक्टिस सेट भेजा था और आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया और आज उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हमारे सारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि जो हमने मैटर एकत्रित किया है, जो मैटर हम आप लोगों के पास भेज रहे हैं, अच्छे मैटर हैं। तो बिल्कुल फिर एक बार हम आप लोगों से कहेंगे, क्योंकि हर वीडियो में हम आप लोगों से बोलते आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो हमारी टीम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा मैटर लेकर आएगी। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग क्या चाहिए कि हमारी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हमारा आज का जीडी का हमने एक कोटेशन लिख दिया है, ना थके कभी पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है दोस्तों। तो हमारा जो सफ़र है, जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक जारी रहना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अपने प्रश्न पर हम आ जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो कहता है युद्ध अपराध है और अंतर्राष्ट्रीय विवाद है या मानवाधिकार है। तो हमारा आंसर दोस्तों जाएगा मानवाधिकार है। और इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं तो 1961 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो लंदन में हुई थी, लंदन में हुई थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। अगर हम मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो की गई है विश्व स्तर पर, वो 10 दिसंबर 1948 को की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है मानवाधिकार आयोग। अगला प्रश्न में हम आ जाते हैं दोस्तों, ओजोन परत। ओजोन परत किन किरणों को रोकती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है, हम आपको बता दें, ये समताप मंडल में पाई जाती है और रोकती किसकी है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है दोस्तों। तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पराबैंगनी, चौथा ऑप्शनल सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है? तो रसायन क्या है? कहता कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोइट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों हमारा यहाँ जो आंसर जाएगा, आंसर क्या होना चाहिए भाई? यहाँ हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो सोडियम जाएगा कास्टिक सोडा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड भी कहा जाता है। खाद्य पदार्थों, सॉरी गलत हो गया, सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है भाई। बी सही होगा, पहला गलत है, बी सही जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट हो गया क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो निम्न में से किसके बीच पाई जाती है? अगर हम क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, कोबाल्ट एक घटक है। तो कोबाल्ट दोस्तों किसे कहा जाता है भाई? कोबाल्ट किसका है? तो विटामिन B12। तो विटामिन B12 को कोबाल्ट कहते हैं दोस्तों, विटामिन B12। तो आंसर हमारा क्या जा रहा है? विटामिन B12 जाएगा दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा, हाँ भाई, को हमने एक कोटेशन दिया है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े दोस्तों, तब तक पत्थर भगवान नहीं होता, ठीक है भाई। तो हमारे कारीगर लोग जैसे पत्थर को रगड़ रगड़ के भगवान का रूप दे देते हैं, उसी तरह से आप इतना मेहनत करिए, इतना अपने आप को रगड़िए कि एक दिन आप खुद उस पोजीशन पर पहुँचें और सफलता लेकर आएँ भाई। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो 4 ऑप्शन हमने दे दिया, तो सूर्य देवता को समर्पित है।
तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में पड़ता है। इसकी जो बनवाया किसने, तो नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया दोस्तों। तो नरसिंह देव बर्मन ने इसका निर्माण करवाया है। गंगवंशी शासक थे। निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती है, तो हमारा आंसर जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम को तीनों ओर से रेखाएं स्पर्श करती हैं, नेपाल, भूटान और चाइना। तो इनको जोड़ती कौन सी है दोस्तों, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भूटान और चाइना, ये 3 देश से घिरा है हमारा सिक्किम। ठीक। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रखंड एक उदाहरण है। तो प्रखंड किसका एक उदाहरण है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन हमने दिया है, तो यहाँ हमारा आंसर जा रहा है अदरक का। ठीक। अगला पॉइंट हमारा आता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कहता है जलप्रपात। तो मैं आपको बता दी, इसका नाम पहले था गरसोप्पा। इसका नाम पहले था गरसोप्पा, गरसोप्पा। ठीक है भाई, गरसोप्पा जलप्रपात, जलप्रपात तो गरसोप्पा जलप्रपात था। ठीक। गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी, शरावती नदी कहाँ है, कर्नाटका, कर्नाटका में दोस्तों। और तो आंसर हमारा यहाँ क्लियर हो गया कर्नाटक। लेकिन आज इसका नाम चेंज हो गया, आज इसे कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर में अभी तक शामिल नहीं किया गया। तो 4 ऑप्शन दिया है, लाल किला, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा या कुतुब मीनार। तो किसको अभी तक शामिल नहीं किया गया दोस्तों, तो जंतर मंतर। तो जंतर मंतर को शामिल नहीं किया गया है। और जंतर मंतर क्या है भाई, ये सबको पता ही है, आप लोगों को सबको पता है कि जंतर मंतर इसीलिए बनाया गया है कि लोग वहाँ बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं। हाँ, एक कोटेशन मैंने दिया है, ये दुनिया दोस्तों कहता है ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं, तुझे करने से रोकेगी दोस्तों। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें किसी दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने किस पर ध्यान देना है दोस्तों, अपने मंजिल को। ठीक है भाई। तो आइए अगले प्रश्न में हम अपने आ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की अगर लंबी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहली नदी हमारी आ जाती है आपकी गंगा। गंगा सबसे बड़ी नदी आती है गंगा। और दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी। गोदावरी तो गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर हम भारत की बड़ी नदी की बात करते हैं यानी चौड़ाई में, तो अमेजन नदी होता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं भाई। हाँ, अगर बात आ जाती है इनके उद्गम की, इनका उद्गम कहाँ है, तो नर्मदा का उद्गम जो होता है अमरकंटक की पहाड़ी से है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यमुना, यमुनोत्री हिमनंद उत्तराखंड से निकलती है। और गंगा जो है ब्रह्मपुत्रा जो है सिंधु नदी से निकलती है, जहाँ से सिंधु निकलती है यानी मानसरोवर झील से निकलती है। गोदावरी जो हमारी नासिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं भाई। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था भाई। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था, 1951 कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था दोस्तों, दिल्ली में। और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है
इसलिए इसको हम गलत कह सकते हैं, ये सब गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो 1951 नई दिल्ली में है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख करता है दोस्तों? तो किस अनुच्छेद में करता है? अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं दोस्तों, तो न्यायालय के आदेश हैं, न्यायालय के आदेश हैं भाई, आदेश जिसको हम बोलते हैं रिट। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो न्यायालय के आदेश हो गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख करता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 राजस्थान के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर लागू किया गया। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है कि समान सिविल संहिता, कि राज्य भारत के हर नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा दोस्तों। इसके बाद अनुच्छेद 51 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में वर्णित है। ठीक है भाई, आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। खतरे के, कहता है खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? कहता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि आँखी के लिए आरामदायक होता है, क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है, क्योंकि वायु में इसका अवशोषण जो होता है न्यूनतम होता है भाई। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? तो आंसर हमारा जाएगा सी, क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है दोस्तों। तो इसलिए लाल का प्रयोग किया जाता है भाई। किसी अर्थव्यवस्था को यदि ब्याज से घटाया जाता है तो क्या होता है भाई? किसी अर्थव्यवस्था को अगर ब्याज से घटाया जाता है तो क्या होगा भाई? कहता अर्थव्यवस्था में उपयोग व्यय घटेगी, सरकार की व्यय संग्रह बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा। आंसर जाएगा हमारा सी, निवेश बढ़ेगा दोस्तों। तो आंसर हमारा सी की तरफ जा रहा है, निवेश। ठीक है भाई, चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है दोस्तों। हमारा एक कोटेशन है, जिंदगी की लड़ाई तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक जीत आपकी नहीं हो जाती है। और ये हम आप लोगों से डेली कहते चले आ रहे हैं कि अगर एक बार आप असफल होते हैं तो हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि असफल व्यक्ति ही सफल होता है दोस्तों, असफल व्यक्ति ही सफल होता है। तो इसीलिए आप कोटेशन बना है, जिंदगी की लड़ाई तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक जीत आपकी नहीं हो जाती है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है भाई? तो क्वेश्चन यहाँ आया है कि लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो कहता है कि व्हीलर आइसलैंड दिया, हासन ये आपका कर्नाटका में है, और व्हीलर ये आपका उड़ीसा में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है दोस्तों। तो हमारा यहाँ आंसर क्या जाएगा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा का नाम चेंज हो गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया, जो आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न में हम आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान, शकुंतला, तो उपयुक्त सभी लिखा है। तो कालिदास के कुल 7 ग्रंथ हैं, तो इनमें से सभी कालिदास ने लिखा है। और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगर हम आपसे बात करते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो ये लड़ा गया था 1526 में। ठीक है भाई, ये 21 अप्रैल 1526 में कहता है कि
बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? इब्राहिम लोदी। राणा सांगा की अगर हम बात करते हैं तो राणा सांगा का खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं दोस्तों। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था जो आया था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो दोस्तों कैप्टन हांकिस। तो कैप्टन हांकिस था जो 1608 में सूरत में जहांगीर के दरबार में आया था, क्योंकि जहांगीर ने इसको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी। जब सर टॉमस रो आया तो जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी दोस्तों। क्या हमारा आंसर सर विलियम जोन्स जा रहा। इसके बाद हम आते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राज्य की सहायता के लिए नहर का निर्माण करवाया? अब यहाँ दोस्तों दो प्रश्न आ जाता है कि नहर की शुरुआत किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। और नहर सर्वाधिक नहर किसने बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा भाई? गयासुद्दीन तुगलक जाना चाहिए। तो हमारा आंसर जाएगा गयासुद्दीन तुगलक जाएगा। ठीक है भाई। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। फिर एक बार हम आप लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप लोगों का सहयोग की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा मैटर देंगे। और सहयोग क्या करना है दोस्तों? हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे हमारे इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। तो ज़रूर हमें उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करोगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।